नमस्कार, मैं हूं विनीत यादव और आप देख रहे हैं ब्लू कट। बीते महीने मतलब अगस्त में केरला के कोझिकोड जिले के जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एस कृष्ण कुमार ने एक छेड़छाड़ के आरोपी एस चंद्रन को जमानत देते हुए ये स्टेटमेंट दिया कि एस चंद्रन ने जो तस्वीरें लड़की की महिला की कोर्ट में पेश की उसमें महिला ने छोटे कपड़े पहन रखे हैं, इसलिए एस चंद्रन को जमानत दी जा सकती है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए वो और भी महत्वपूर्ण है। जज साहब ने कहा कि महिला ने खुद उत्तेजक कपड़े पहने हैं। आरोपी एस चंद्रन की उम्र 74 साल है, इसलिए एस चंद्रन के लिए यह संभव नहीं है कि वो महिला को गोद में बिठाएं और उसके ब्रेस्ट दबा सकें या उसके ब्रेस्ट को छू सकें। और तीसरा जो सबसे जरूरी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि महिला अनुसूचित जाति की है और जब एस चंद्रन को यह बात पता है कि वो महिला अनुसूचित जाति की है, उसके बाद यह संभव नहीं लगता कि एस चंद्रन उस महिला के साथ छेड़छाड़ करेंगे या उसको छूने की कोशिश करेंगे। साथ में कोर्ट के जज साहब ने यह भी बता दिया कि एस चंद्रन जाति विरोधी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनसे यह उम्मीद नहीं की जाती, इस बिना पर उनको जमानत दे दी जाए। इतने के बाद क्या हुआ कि मामला गर्मा गया। विवादित बोल के बाद एस कृष्ण कुमार को ट्रांसफर कर दिया गया और सरकार ने यह मामला उच्च न्यायालय के झोली में डाल दिया। उन्होंने कहा इस पे आप आदेश करें और एस चंद्रन की जो जमानत थी उसको उच्च न्यायालय ने रोक दिया। इस पूरे मामले में किस तरीके से एक महिला के खिलाफ उल्टा सीधा बोला गया, जातिगत कमेंट किए गए और उच्च जाति का व्यक्ति निचली जाति की महिला को नहीं छुएगा, इस आधार पर न्यायपालिका के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने स्टेटमेंट देते हुए आरोपी को जमानत दे दी। यह काबिले गौर चीज है। आज का हमारा वीडियो इसी विषय पर है, तकरीबन इसी विषय पर कि उच्च न्यायालयों में, सर्वोच्च न्यायालयों में और हमारी न्यायपालिका का जो मनुस्मृति से प्रभावित स्वरूप है, ये जो न्यायपालिका मनुपालिका बनती जा रही है, इस पर एक छोटी सी हम जो है एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर न्यायपालिका में चल क्या रहा है। जब आप समझने पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि देश में महिलाओं के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट देना इसलिए भी आसान है, न्यायपालिका में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत कम हो चुकी है। कैसे? 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। जब 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, उसके 39 साल बाद 1989 में जस्टिस फातिमा बीवी पहली महिला जज बनी भारत के सुप्रीम कोर्ट में। मतलब 39 सालों तक कोई भी महिला जज सुप्रीम कोर्ट में भारत में नहीं बनी। आज तक के हिसाब में 256 जज सुप्रीम कोर्ट में बन चुके हैं, उसमें मात्र 11 महिला जज हैं। पूरे भारत के अब तक आजादी के बाद के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं की संख्या मात्र, महिला जजों की संख्या मात्र 11 है। उसके बाद जब आप वर्तमान में देखेंगे तो तकरीबन 35 जज हैं, उसमें इनकी हिस्सेदारी मात्र 11% की, मतलब 4 महिला जज इस पूरे में इस वक्त वर्तमान में 35 में से 4 महिला जज सुप्रीम कोर्ट में हैं। और उच्च न्यायालयों की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय से जरा नीचे आइए, जब आप उच्च न्यायालयों की बात करेंगे तो टोटल 677 में से सिर्फ 81 महिला जज वर्तमान में भारत में हैं, जो कि बहुत कम संख्या हुई महिलाओं की। और 5 हाईकोर्टों में तो एक भी महिला जज ही नहीं है। लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम आपको ये बता दें कि देश में न्यायपालिका में महिलाओं की हिस्सेदारी पर हम ये कह रहे हैं कि जजों की संख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं है, न्यायपालिका में महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो महिलाएं जज बन भी जाती हैं वो मनुवाद से इतनी ज्यादा प्रभावित हैं कि महिला जज ही अंट संट फैसले देने लगती हैं। बहुत ज्यादा पुराना उदाहरण नहीं है, 2021 में एक महिला जज थी बॉम्बे हाई कोर्ट की। उन्होंने 12 साल की एक बच्ची के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई करते हुए बयान दिया कि 12 साल की बच्ची का टॉप उतारे बिना उसका स्तन छूना और बच्ची को हाथ पकड़कर उसका चेन खोलना पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सोचिए, एक महिला जज जिनका नाम पुष्पा गन्नेड़ी वाला है, उन्होंने यह स्टेटमेंट 2021 में दिया और वो बॉम्बे हाईकोर्ट की जज हैं। इसके बाद क्या हुआ कि विवाद बढ़ा और इस पे भी काफी बहस हुई। इतने से ही बात नहीं बनेगी। अभी ज्यादा पुराना मामला नहीं है, 2022 में एक जज साहिबा दिल्ली हाईकोर्ट की जज हैं, जज प्रतिभा सिंह जी, इन्होंने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि मनुस्मृति जैसे वैदिक शास्त्रों ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है।
हमारे पूर्वजों को ही पता था कि स्त्रियों को क्या स्थान दिया जाना चाहिए, इसलिए मनुस्मृति उनको सम्मान देता है। जिसके बाद इस बात का विरोध हुआ कि मनुस्मृति जैसा एक ऐसा काल्पनिक शास्त्र, ऐसा झूठा शास्त्र जिसको कुछ लोगों ने अपने फायदे विशेष के लिए लिखा, उसके बारे में चर्चा करते हुए महिला जज ये बात भूल गई कि मनुस्मृति किस तरीके से महिलाओं के बारे में अंट-संट चीजों को मानने के लिए प्रमोट करता है, किस तरीके से मनुस्मृति ने महिलाओं से शिक्षा का अधिकार छीना। जरा सुनिए, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो महिलाओं के लिए मनुस्मृति में लिखी गई हैं और जज साहिबा कह रही हैं कि मनुस्मृति महिलाओं का सम्मान करना सिखाती है। बहुत गौर से सुनिएगा, आपको जज साहब की बात और महिलाओं के लिए मनुस्मृति में लिखी गई बात दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट लगे तो बताइएगा हमारे कमेंट में। मनुस्मृति में लिखा है कि स्वभाव एस नारीणाम नराड़ मिह दूसरम, इसका मतलब पुरुषों को अपने जाल में फंसा लेना स्त्रियों का स्वभाव है। इसके आगे जो बाकी लाइनें लिखी उनको सुनाने के बजाय सीधा अर्थ सुन लीजिए। समझदार लोग स्त्रियों के साथ हमेशा चौकन्ना रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि पुरुष वर्ग के काम क्रोध के वश में हो जाने की स्वाभाविक जो दुर्बलता है उसको भड़काकर स्त्रियां मूर्ख ही नहीं, चाहे विद्वान भी व्यक्ति हो, उसका फायदा उठाती हैं और उनका मन विचलित कर देती हैं। पुरुष को अपनी माता, बहन, पुत्री के साथ में भी एकांत में नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का आकर्षण बहुत तीव्र होता है और विद्वान भी इससे नहीं बच पाते हैं। तो यह मनुस्मृति महिलाओं की व्याख्या कुछ इस तरीके से करती है जिसकी जज प्रतिभा सिंह जी तरफदारी कर रही थी बाकायदा कोर्ट में। और आगे लिखा है कि पुरुषों को अपने घर की सभी महिलाओं को 24 घंटे नियंत्रण में रखना चाहिए। विषयासक्त स्त्रियों को विशेष रूप से वश में रखना चाहिए। बाल्यकाल में स्त्रियों की रक्षा पिता करता है, यौवन काल में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र महिलाओं की रक्षा करता है। इस प्रकार स्त्री कभी भी स्वतंत्रता की अधिकारिणी नहीं है। स्त्रियों को हमेशा पुरुषों का गुलाम बनके रहना चाहिए और अगर स्त्रियों की चाल ढाल में जरा भी गड़बड़ नजर आए तो उसको तुरंत निराकरण करना चाहिए, क्योंकि बिना परवाह किए स्वतंत्र छोड़ देने पर स्त्रियां दोनों कुलों, पति और पिता के लिए दुखदायी सिद्ध हो सकती हैं। सभी वर्णों के पुरुष इसे अपना परम धर्म समझते हैं और दुर्बल से दुर्बल पति भी अपनी स्त्री की यत्नपूर्वक रक्षा करता है। मैं प्रतिभा सिंह जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वो एक महिला जज होने के नाते अपने घर को संभालने में असमर्थ हैं? क्या उनको अभी भी किसी पुरुष की आवश्यकता है जो उनका ख्याल रखे, वो भी इस शर्त पर कि वो उस पुरुष की सारे जीवन गुलाम बनकर रहें, न कि स्वतंत्र जीवन जिए? इसी मनुस्मृति की तरफदारी हाई कोर्ट में जज प्रतिभा सिंह जी कर रही हैं। उसके आगे सुन लीजिए, लिखा गया है मनुस्मृति में महिलाओं के लिए कि अगर पति महिला को छोड़ दे, त्याग दे या उसे बेच भी दे, तब भी महिला अपने पति की ही पत्नी मानी जाएगी। सोचिए, जो पुरुष महिला को बेचने का अधिकारी है उस पुरुष को छोड़ने का अधिकार महिला को मनुस्मृति कतई नहीं देती है। यही मनुस्मृति में महिलाओं का सम्मान था। उससे आगे जब आप और जाएंगे तो आप पाएंगे कि मनुस्मृति में लिखा है कि महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार नहीं है, उनको वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। शिक्षा लेने वाला और वेदों को पढ़ने वाली महिलाएं, जो महिलाएं शिक्षा लें और वेदों को पढ़ें, वो अपवित्र महिलाएं होती हैं। इतना सम्मान मनुस्मृति महिलाओं को हिंदू धर्म में दिलाने की बात करती है। जरा सोचिए, एक महिला जज महिलाओं के सम्मान में मनुस्मृति की गाथा गा रही हैं, उसकी गुणगान कर रही हैं। यह हाल है न्यायपालिका में महिलाओं के हक का, उनके अधिकार का और उनके प्रति न्यायपालिका के नजरिए का। हमने आपको एक चीज जो सबसे पहले बताई कि न्यायपालिका में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। एक्चुअली प्रतिनिधित्व तो बहुत जरूरी है, इसलिए कि जब हर वर्ग से महिलाएं न्यायपालिका में पहुंचेंगी तो वो सच में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर सकेंगी। वर्तमान में हाल ये है कि पितृसत्तात्मक तरीके से, किस तरीके से परिवारवाद के जरिए, किस तरीके से जातिवाद के जरिए तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाते हैं, खास करके सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाते हैं। उनकी मानसिकता वही होती है। वही मनवादी मानसिकता जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है तो वो महिलाओं के प्रति ऐसे विचार रखने वालों को बढ़ावा देती है। यही से सारे विचार पनपते हैं किस तरीके से एक हाई कोर्ट का, एक सत्र न्यायालय का, एक जिला न्यायालय का जज महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, दलितों के लिए
इस तरीके के स्टेटमेंट दे पाता है। सोचिए कितनी विडंबना की बात है कि आजादी के इतने सालों बाद एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए कोर्ट जमानत दे रही है, जिस महिला के साथ उसने छेड़छाड़ की वो महिला अनुसूचित वर्ग की थी। इसलिए यह माना जा सकता है कि अनुसूचित वर्ग की महिला के साथ एक तथाकथित उच्च जाति का व्यक्ति छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता, इसलिए उसको जमानत दे दी जाए। वो तो शुक्र है केरला सरकार का और उच्च न्यायालय का, जिसने उस जमानत पर रोक लगा दी। बने रहिए ब्लू कट के साथ, धन्यवाद।